तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है, तो इसकी यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉलोज अ सर्कुलर पाथ एट अ कांस्टेंट स्पीड देन द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी कि सिंपल है कि अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से सर्कुलरली मूव कर रहा है, इस तरीके से सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से, कुछ भी हो सकती है, लेट से v वेलोसिटी से मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अगर मेरे पास कोई ये रेडियस लेट से फॉर्म हो रहा है आर और इस तरीके से v वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो, अब आप लोगों को पता ही रखा है मैंने कि जिस तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ में तो उसकी ऑब्वियसली वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है और वो टेंजेंशियल होती है पाथ, मतलब जिस पाथ पे वो ट्रेवल कर रहा है। तो इस पाथ के टेंजेंशियल ये वेलोसिटी हो गई, यहाँ पे ये हो गई, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब वेलोसिटी जब चेंज कर रही है अपनी डायरेक्शन तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक्सेलरेशन का भी कंसेप्ट आएगा। तो उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं और किस तरीके से निकालते हैं वो भी हम देखते हैं। वैसे उस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं कि उस एक्सेलरेशन की हेल्प से हम यहाँ पे काफ़ी चीज़ें कैलकुलेट कर पाते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा कि आप एक स्टोन लो, उसे आप रस्सी से बांधो और उस रस्सी को घुमाओ चारों तरफ, तो वो कुछ इसी तरीके से रोटेट करती है, तो उसके पास कुछ एक्सेलरेशन भी आ जाती है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो वो ही अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उसे स्टडी करते हैं। तो ये यहाँ पे कुछ ग्राफ्स हैं, इनसे डरना वरना नहीं है, इनको अभी हम समझते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं किस तरीके से। तो लेट से मैं शुरुआत पे इस पॉइंट नंबर पी पे हूँ, हाईलाइटर ले लेता हूँ, मैं शुरुआत में इस पॉइंट नंबर पी पे हूँ और मैं कुछ समय बाद घूमते घूमते पॉइंट पी डैश पे पहुंच जाता हूँ। पॉइंट पी पे वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये और पॉइंट पी डैश पे वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये। अब पॉइंट पी का अगर मैं डिस्प्ले पोजीशन वेक्टर देखूं तो अगर सी मेरा ओरिजिन है तो यहाँ से आर डिस्टेंस पर हो जाएगा मेरा पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर को भी मैंने यहाँ पे एरो से डिनोट कर रखा है। इसी तरीके से जब मैं पॉइंट पी डैश पर होऊंगा तो उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आर डैश, वो भी मैंने इस तरीके से शो कर रखा है। और अगर मैं उनका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालूं, आप लोगों को पता है, मैं बस ज्वाइन कर दूंगा, तो वो आएगा मेरा कुछ ये जिसे हम डेल आर बोल रहे थे, और उसने कितना मतलब कितना एंगल वो मूव किया है उसे हम बोलते हैं डेल थीटा, कि मतलब वो डेल थीटा मूव किया तो पी से पी डैश पर पहुंच गया। तो अब अगर मैं क्या करूं, ये जो वी था यहाँ पे, इसको मैंने क्या किया, बस यहाँ पे इसकी रेप्लिका बनाई इधर, मतलब एकदम सेम पैरेलल वेक्टर बनाया वी, और इसी तरीके से यहाँ पे वी वेक्टर था इसको भी मैंने डिस्प्लेस कर दिया इधर सेम इसी तरीके से। तो आप लोगों को पता है कि वी अगर ये है, वी वेक्टर ये है, तो डेल्टा वी इन दोनों को जोड़ के बन जाएगा। और हमें ये भी पता है कि जिस डायरेक्शन में डेल्टा वी होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है इसी चैप्टर में। तो एंगल भी ये कुछ डेल्टा थीटा बना रहे हैं और डेल्टा वी भी हमें पता लग गया, यानी कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी अंदर की तरफ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाली फिगर देखते हैं कि नेक्स्ट वाली फिगर में क्या हो रहा है। नेक्स्ट वाली फिगर में क्या किया है कि मैं इन दोनों पॉइंट्स को पी और पी डैश को और क्लोज ले आया, यानी कि पहले इधर इधर थे, अब मैं क्या ले आया ना, एक यहाँ ले आया एक यहाँ ले आया और करीब कर दिया, डिस्टेंस इनका कम कर दिया। तो आप देखो इनका पोजीशन वेक्टर तो आर रहा है, आर डैश रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया डेल्टा आर। तो वेलोसिटी वेक्टर इसका इस डायरेक्शन में हमने उसको ऐसे शो कर दिया, और इसका वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, हमने उसको इस तरीके से शो कर दिया, मतलब एकदम रेप्लिका बना दी पैरेलल। फिर मैंने क्या किया, फिर से डेल्टा वी लिया, तो फिर से एक डेल्टा वी आया जो कि पास हो रहा था सेंटर से, है ना। तो एक्सेलरेशन इसकी भी क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी जो पास हो रही होगी सेंटर से। तो आप खुद देखो कि एक्सेलरेशन का पहले कुछ इस तरीके से आ रही थी, पहले एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ ये आ रही थी, अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेंटर की तरफ ये आ रही है। यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो सेंटर की तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन भी यहाँ पे चेंज कर रही है, बदल रही है, लेकिन वो कांस्टेंट है अपनी, बस वो उसको चेंज कर रही है ओरिएंटेशन को, है ना। तो अब अगर मैं थर्ड वाली फिगर में देखूं, थर्ड वाली फिगर में मैंने क्या करा है कि मैं दोनों को बिल्कुल चिपका दिया, मतलब दोनों को एकदम करीब ला दिया ताकि वो एक ही बन गए, एक ही पॉइंट पी। तो अब अगर मैं देखूंगा तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी आर यहाँ पे, और एक्सेलरेशन फिर से क्या हो जाएगी, अंदर की डायरेक्शन, अंदर की तरफ हो जाएगी जो सेंटर से पास कर रही होगी। ये चीज यहाँ पे लिखी है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है किसी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दौरान। डेल्टा टी एक टाइम इंटरवल है जो कि हम घटा रहे हैं हर एक ग्राफ में, हर एक फिगर में, ए टू सी के दौरान हमने उसे जीरो पर ही ला दिया बिल्कुल, कि मतलब उनका जो टाइम पीरियड है वो बिल्कुल जीरो की तरफ हम टेंड कर रहे थे। तो जो एक्सेलरेशन है ना वो हर हर ग्राफ में सेंटर की तरफ ओरिएंटेड है, यानी द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड एट ईच पॉइंट ऑफ द पाथ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जो भी हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो हमेशा सेंटर से पास होती है और सेंटर की तरफ ही होती है।
सेंटर की तरफ अपना हेड होता है उसका। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का, फिर हम इसे और अच्छे से इसकी वैल्यूज भी निकालते हैं। सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हम इस एक्सेलरेशन की यहाँ पे वैल्यू निकाल लेते हैं कि वैल्यू क्या आएगी। ओके, तो ये जो हमने नोटिस किया कि जो डेल्टा वी था ये परपेंडिकुलर आ रहा था हमारे डेल्टा आर के। जैसे फिगर में आप नोटिस करोगे तो ये जो डेल्टा वी आया है इधर, ये परपेंडिकुलर है डेल्टा आर के। डेल्टा आर कुछ इस तरीके से है और डेल्टा वी हमारा इस तरीके से आया है, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ये हमेशा परपेंडिकुलर ही आते हैं। ठीक है, तो अभी हमने एक वेक्टर के बारे में ये भी पढ़ा था, यूनिट वेक्टर के बारे में, कि जब हम उसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर में एक रिलेशन फाइंड आउट कर रहे थे कि अगर मैं किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेता हूँ तो मैं उसे किस तरीके से लिखता हूँ। कि अगर मेरे पास ये ए वेक्टर है तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लेना है तो मैं सिंपल इस तरीके से लिखता हूँ, ये है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और ये है ए वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ए वेक्टर ये इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ये। ठीक, तो अब अगर मैं बात करूं किसी एक्सेलरेशन के फॉर्मूले की, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो एक्सेलरेशन है, लेट्स से मेरे पास एक्सेलरेशन का अगर मैं मैग्नीट्यूड लेता हूं तो इसका मेरे पास फॉर्मूला आता है, लिमिट रख दूंगा डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाएगी और यहाँ पे डेल्टा वी बाय डेल्टा टी आ जाता है, इसका भी हम मैग्नीट्यूड ले रहे थे। तो इस तरीके से ही हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा भी था, एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला आता है। तो इसी फॉर्मूले को यूज़ कर कर हम ऊपर जो हमने एक्सेलरेशन पढ़ी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं ऊपर ट्रायंगल देखूं तो मेरे पास दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक फॉर्म हो रहा है जी एच आई, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है पी सी और पी डैश। तो इन दोनों ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, ऊपर ही लिखता हूँ मैं, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा वी और यहाँ पे जो डेल्टा आर है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर मैं इनके कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर से इन्हें डिवाइड कर दूंगा तो इनकी वैल्यूज आपस में सेम ही रहेगी, यानी डेल्टा वी और ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गया हमारे पास आर। तो ये जनरली नोटेशन होता है कि अगर हमारे पास सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो सिमिलर ट्रायंगल्स में हमारे पास कि कोई किसी दो साइड का जो डिवाइड करने के बाद वैल्यू है वो सेम रहती है, सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो जैसे यहाँ पे ये जो आई एच है, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ जी एच के साथ, तो आई एच डिवाइडेड बाई जी एच, तो ये इक्वल आ जाएगा इस केस में ये जो पी पी डैश है इस दिस डिवाइडेड बाय सी पी। तो ये सब हम सिमिलर ट्रायंगल्स में लास्ट क्लासेस में पढ़ा था। तो यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक, तो ये हमारे बीच में एक रिलेशन आ गया, इस रिलेशन का हम यूज़ करेंगे। इसमें ये जो डेल्टा वी की वैल्यू आई है, इसको अगर मैं और अच्छे तरीके से लिखूंगा, मैं डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा v इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। बस मैंने v को उस डायरेक्शन उधर भेज दिया है। इसको हम क्या करते हैं, नीचे वाले फॉर्मूले में इंसर्ट कर देते हैं जहाँ पे हमें डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड लिखना था इस जगह पे। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन वेक्टर की वैल्यू, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और ये आ जाएगा वी डेल्टा आर ऑन कैपिटल आर और डेल्टा टी। इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है। और डेल्टा आर आपको पता ही है, मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम देखें तो ये होता है वी इंटू टी, यानी स्पीड इंटू टाइम, यही होता है अपने पास डिस्प्लेसमेंट। उसको हम जो है इधर इंसर्ट कर देते हैं। ठीक, तो जब हम इसे कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो आ जाएगी यहाँ पे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा v, डेल्टा आर को मैं v डेल्टा टी लिख देता हूँ और ये हो जाएगा r डेल्टा टी। तो जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे लिमिट विमिट अप्लाई करके तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेक्टर का बेसिकली मैग्नीट्यूड है जिसे हम a से भी लिख सकते हैं डिनोट, तो हो जाएगा वी स्क्वायर, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो हमारे पास ये आ गई एक्सेलरेशन की वैल्यू और इसी एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सो फिर बस हमने यहाँ पे सिंपल सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी लगाई, उससे हमारे पास ये रिलेशन आ गया, डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू डेल्टा आर अपॉन आर। तो उससे हमने डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड को इक्वल लिख दिया वी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर। और फिर हमने नीचे गए और इस वाले फॉर्मूले में अप्लाई कर दिया जो हम लिमिट ये एक्सेलरेशन वाला पढ़ते आ रहे हैं कि एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है लिमिट डेल्टा वी बाय डेल्टा टी होता है। और यहाँ पे डेल्टा वी के मैग्नीट्यूड को बस मैंने रिप्लेस किया उससे, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड जो मैंने अभी पढ़ा था ना, वी इंटू डेल्टा आर और डिवाइडेड बाय आर, बस इससे रिप्लेस कर दिया। तो ये यहाँ पे लिखा है, डेल्टा आर को मैं वी इंटू डेल्टा टी भी लिख सकता हूँ और ये फिर मैंने और इसमें डाला इस वाले फॉर्मूले में, तो ये यहाँ पे रिलेशन आ गया ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो अब हम कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं। अब जैसे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये कुछ डेल्टा थीटा इसका जो आया है, ये एंगल आया है जितना ये मूव कर रहा है। तो सर्कुलर एंगुलर एंगुलर मतलब एंगुलर डायरेक्शन में अगर हम बात करें
तो इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे कि ये जो एक्सेलरेशन है ये हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो उसी तरीके से हमारे पास एक एंगुलर वेलोसिटी होती है जिसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक हमारे पास होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जैसे हमारे पास एस होता है ना, जिसे हम सिंपल डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे, तो एंगुलर भाषा में बस उसे हम थीटा बोल देते हैं। और जैसे वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो एंगुलर लैंग्वेज में हम उसे ओमेगा से बोल देते हैं। और एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, जैसे कि वी होता था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसी तरीके से एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। जिस तरीके से वी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, इसी तरीके से ओमेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि थीटा इज द एंगुलर डिस्टेंस, वी डिफाइन द एंगुलर स्पीड ओमेगा एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि सिंपल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को हम एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। सो हम ये देख लेते हैं कि एंगुलर स्पीड और सिंपल वेलोसिटी आपस में किस तरीके से रिलेटेड रहती हैं। तो इनके बीच में भी एक फॉर्मूला होता है, डेट v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। यहाँ पे v हमारे पास सिंपल वेलोसिटी है, r इक्वल टू रेडियस हो गया, और ओमेगा हो गया हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। सो इनके बीच में हमारे पास रिलेशन आता है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसे स्टार मार्क कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी जो हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करी ना वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वहाँ पे भी जो एक्सेलरेशन आई हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ पे भी मैं इसको सिंपल इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ ओमेगा की टर्म्स में। तो v इक्वल टू आर ओमेगा है, मैं इसमें डालूंगा तो ये हो जाएगा आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर अपॉन आर, तो ये हो जाएगा मेरे पास ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो जो सिंपल एक्सेलरेशन है वो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आर हो जाती है ओमेगा के टर्म्स में, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में। क्योंकि जब पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट अपना सर्कुलर मोशन कर रहा है तो हम वहाँ पे जनरली एंगुलर मोशन ही कंसिडर करते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी लेते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। और फ्रीक्वेंसी तो आप लोगों को पता ही होगी, फ्रीक्वेंसी होती है अपनी 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये भी फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने चक्कर वो काट रहा है 1 सेकंड के अंदर। सो इसके ऊपर अभी एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, पहले नोट डाउन कर लो। सो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं तो इससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि एक इंसेक्ट है हमारे पास जिसे हमने ट्रैप कर रखा है सर्कुलर ग्रूव में। सर्कुलर ग्रूव आप समझ के होगे कि कुछ इस तरीके से सर्कुलर ग्रूव है, तो इसमें क्या हुआ, इंसेक्ट एक ट्रैप्ड है, वो इसमें आराम से मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ग्रूव के अलॉन्ग मूव करता है स्टेडीली एंड कंप्लीट 7 रिवॉल्यूशन इन 100 सेकेंड। तो यानी कि वो 7 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है इन 100 सेकेंड। ठीक है, तो ए हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड सबसे पहले हमसे पूछी गई है, एंड द लीनियर स्पीड ऑफ द मोशन। रेडियस हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो हमें पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है हमारे पास, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि वेलोसिटी क्या होगी, कि कितना वो मूव कर गया और कितना उसने टोटल टाइम लिया है। तो बेसिकली वेलोसिटी होती है हमारे पास 2πr, यानी उसका सरकमफ्रेंस अपॉन उसका टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो अब v इक्वल टू होता है हमारे पास आर ओमेगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे v की जगह आर ओमेगा लिख दूँ और उसे इक्वेट कर दूँ 2πr अपॉन टोटल टाइम को लेट से t, तो यहाँ से r कैंसिल, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2π/t। ये भी एक फॉर्मूला होता है ओमेगा का सर्कुलर मोशन के लिए। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, तो 2π डिवाइडेड बाय t हमें गिवन ही है, और वो कंप्लीट कर रहा है 7 रिवॉल्यूशंस। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी 7 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.44 रेडियंस पर सेकंड। तो ये यूनिट होती है रिप्रेजेंट करने की, रेडियन पर सेकंड। ओमेगा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड। तो इस तरीके से हम ओमेगा कैलकुलेट कर लेंगे, इस ओमेगा को इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो वेलोसिटी होगी आर इंटू ओमेगा, यानी कि आर हमारे पास गिवन है कितना, 12 सेंटीमीटर, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे 0.44 रेडियन पर सेकंड के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.3 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये नॉर्मल वेलोसिटी आ गई। तो ए पार्ट तो हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया। दूसरे पार्ट में हमसे बोला गया है कि इज द एक्सेलरेशन वेक्टर अ कांस्टेंट वेक्टर। तो जो एक्सेलरेशन वेक्टर है, सिंस की वजह उसकी डायरेक्शन हर बार चेंज हो रही है, तो इस वजह से वो एक कांस्टेंट वेक्टर तो नहीं है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अगर इंसेक्ट इस पोजीशन पर है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में लगेगी, अगर इस पॉइंट पर है तो सेंटर के अलॉन्ग इस डायरेक्शन में लगेगी, अगर ये सेंटर है ओ इस पॉइंट पर होता तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में लगती। तो एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट तो नहीं है क्योंकि उसकी हर बार डायरेक्शन चेंज हो रही है,
तो एक्सेलरेशन इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, लेकिन हम जो है एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन का जैसे अभी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, तो हम सिंपल ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लगाएंगे फॉर्मूला, तो हो जाएगा 0.44। अभी हमने ओमेगा कैलकुलेट किया, इसका स्क्वायर इंटू 12, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन भी आ गया हमारे पास। बस इस तरीके के क्वेश्चंस कैलकुलेट करते हैं, सिंपल फार्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का। बस आज की क्लास के लिए इतना ही, एंड करते हैं सेशन को। तो चैप्टर 4 यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। मंडे में इस बार जो आपका टेस्ट होगा उसमें अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे थोड़े से।